प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस। तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस क्या होता है, आइए ज़रा इस चीज़ को समझते हैं। वैसे तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी में पढ़ी है कि कोई भी मैपिंग जो 1-1 हो, ऑन-टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो उसको हम लोग आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यही चीज़ सेम यहाँ पर भी है। इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड थ्योरम्स और उसको वेक्टर स्पेस के लिए काम यूज करना बेसिकली। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास में दो वेक्टर स्पेसेस हैं, हमारे पास UF एंड VF। UF एंड VF दो वेक्टर स्पेसेस हैं। हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन F डिफाइन किया है जो कि U से V पर है, ठीक है ना। then F is said to be isomorphism, if number one F is 1-1। तो F is 1-1 का क्या मतलब होता है? for any alpha comma beta belongs to U implies if F alpha is equals to F beta implies that alpha is equals to beta। यानी कि दो एलिमेंट्स लिए हमने U के और उनकी इमेजेस अगर सेम हैं तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं 1-1 प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन टू। F इज ऑन टू, ठीक है ना। F इज ऑन टू का मतलब है कि फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू V देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू U सच दैट F अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। इसका मतलब यह है कि बीटा जो कि V का एलिमेंट है और वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हर एक एलिमेंट ऑफ बीटा ऑफ V के लिए एक अल्फा U में जरूर ऐसा होना चाहिए कि उसकी F इमेज हम लें तो क्या आ जाए, हमें बीटा आ जाए। एंड सिमिलरली जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द F इज होमोमॉर्फिज्म। तो F इज होमोमॉर्फिज्म के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर एनी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू U एंड स्केलर्स A, B belongs to F। अगर आप F A अल्फा प्लस B बीटा की F इमेज लें तो ये बराबर आनी चाहिए F A F अल्फा प्लस B F बीटा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों आइसोमॉर्फिज्म की। किसकी डेफिनेशन? आइसोमॉर्फिज्म की। तो हम लोगों को ये आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन याद रखना है और दो वेक्टर स्पेसेस के बीच में अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है तो उनको हम इस तरह से लिखते हैं, दिस वन, राइट। U इज आइसोमॉर्फिक टू V और V को हम लोग कहते हैं आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ U, ठीक है ना। V को U की आइसोमॉर्फिक इमेज हम लोग कहते हैं। तो बच्चों ये तो डेफिनेशन हो गई है किसकी? वेक्टर स्पेस में आइसोमॉर्फिज्म की। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम को देखेंगे। तो आइए आइसोमॉर्फिज्म की इस डेफिनेशन को समझने के बाद में हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर? थ्योरम के ऊपर। तो लेट्स मूव टू द थ्योरम। नाउ स्टूडेंट, अब आते हैं आइसोमॉर्फिज्म के इस इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर। थ्योरम हमसे ये कहता है कि टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ऑन सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम डायमेंशन। मतलब कि दो वेक्टर स्पेसेस जो एक ही फील्ड के ऊपर डिफाइन हैं वो दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे यदि उनके बीच में उनका डायमेंशन सेम हो। सो डायमेंशन अगर सेम है तो दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। फील्ड सेम होना चाहिए दोनों के लिए, रियल है तो रियल, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स। और अगर दोनों आइसोमॉर्फिक है तो उनका डायमेंशन सेम होगा। ये हम लोगों को बेसिकली प्रूफ करना है।
अब आइए इसको हम लोग वन बाय वन स्टेप में प्रूफ करते हैं। पहले हम लोग ये दिखाएंगे कि अगर डायमेंशन सेम है तो दोनों जो वेक्टर स्पेसेस हैं वो आइसोमॉर्फिक होंगे, और अगर आइसोमॉर्फिक हैं तो उनका जो डायमेंशन है वो इक्वल होगा। सो लेट्स हम लोग आते हैं, सबसे पहले आते हैं प्रूफ में, और सबसे पहले मान लेते हैं लेट डायमेंशन ऑफ v या u, या पहले ऐसा लिख लेते हैं, लेट uf एंड vf are two vector spaces of dimension n, मतलब दोनों का जो डायमेंशन है वो क्या है, n है। अब अगर दोनों का डायमेंशन n है तो दोनों के लिए बेसिस भी होगा जरूर, ठीक है ना। लेट s is equals to alpha 1, alpha 2 dash dash alpha n, and s dash is equals to beta 1 comma beta 2 dash dash beta n are basis of u and v respectively, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। सो नाउ रिस्पेक्टिवली ये तो हो गया क्या, हमने दोनों का डायमेंशन सेम मान लिए तो दोनों के लिए बेसिस होंगे, ठीक है, दोनों के लिए बेसिस भी हम लोगों ने मान लिए। अब इसके बाद में आते हैं, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि u और v जो हैं वो दोनों क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। सो टू शो हम लोगों को दिखाना है, टू शो uf is isomorphic to what, vf, ये हम लोगों को दिखाना है। तो अब ये दिखाने के लिए इन दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। let f such that u to v be the mapping, और डिफाइन हम लोग उसको इस तरह से करेंगे, डिफाइन बाय f ऑफ a alpha 1, a1 alpha 1, a2 alpha 2 plus dash dash an alpha n is equals to a beta 1 plus a1 beta 1, a2 beta 2 plus dash dash an beta n, where a1 alpha 1, a2 alpha 2 plus dash dash an alpha n belongs to u, a unique element, ठीक है ना। मतलब हम लोगों ने क्या करा, एक मैपिंग डिफाइन करी कि भाई अगर हम u का एक एलिमेंट ले, अब u का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो उसके बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकेगा। तो हमने ये एक एलिमेंट लिया, उसकी f इमेज ली, तो दिस इज इक्वल्स टू a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 प्लस डैश डैश an बीटा n, ये हम लोगों ने ले लिया, जहां पर ये जो एलिमेंट है ये यूनिक एलिमेंट होगा वेक्टर स्पेस u का, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है और उसका कोई बेसिस है तो उसके हर एक एलिमेंट को उस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, और ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है। तो क्लियरली ये जो मैपिंग होगी ये वेल डिफाइंड होगी, क्लियरली स्पष्टता, क्लियरली f इज वेल डिफाइंड, तो f ये जो है ये एक वेल डिफाइंड मैपिंग है। अब इसको आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए हम लोगों को क्या दिखाना होगा, हमें तीन चीजें दिखानी होगी कि f11 है, ऑन2 है और होमोमॉर्फिज्म है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आते हैं अपन लोग कहां पर, f इज 11। तो f इज 11 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, किसके, u के, और उनकी f इमेजेस को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, पहले u के। लेट अल्फा
comma beta belongs to U and alpha is equals to a1 alpha 1 a2 alpha 2 plus dash dash an alpha n, ठीक है ना। और दूसरा ले लेते हैं बीटा, दिस बीटा इज इक्वल्स टू b1 alpha 1 b2 alpha 2 प्लस डैश डैश bn alpha n, ठीक है ना। तो ये दो हमने एलिमेंट्स ले लिए और अल्फा बीटा, और उनको u में अल्फास के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख भी दिया गया है, ठीक है। अब 1 1 दिखाने के लिए क्या करते हैं, लेट f अल्फा इज इक्वल्स टू f बीटा। सो f अल्फा इज इक्वल्स टू f बीटा का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश an अल्फा n इज इक्वल्स टू f b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश bn अल्फा n, ये इसके बराबर होगा। अब हमने जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग ये जो एलिमेंट है f ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दिस इज a1 बीटा 1 a2 बीटा 2 प्लस डैश डैश an बीटा n एंड दिस इज इक्वल्स टू b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 प्लस डैश डैश bn बीटा n, ठीक, ये आ जाएगा। इस सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और बीटास को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a1 माइनस b1 बीटा 1 प्लस a2 माइनस b2 बीटा 2 प्लस डैश डैश an माइनस bn माइनस bn बीटा n इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये जो बीटा 1 है, बीटा 2 है, बीटा n है, ये v का बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब इनको आपस में क्या होना पड़ेगा, सभी को 0 होना पड़ेगा। और जैसे ही आप इनको 0 करेंगे तो इसका मतलब a1 इज इक्वल्स टू b1 a2 इज इक्वल्स टू b2, एक लाइन बीच में आप जोड़ लीजिएगा, और an इज इक्वल्स टू bn। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि a1 b1 a2 b2 ये सब आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। सो इट मींस दैट, सो दिस इंप्लाइज दैट इफ f अल्फा इज इक्वल्स टू f बीटा, तो इसका मतलब है, हाँ, f अल्फा इज इक्वल्स टू f बीटा, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा आपस में इक्वल होंगे। तो ये आपने पहली चीज दिखाई कि जो लीनियर जो मैपिंग है वो वास्तव में क्या है, 1-1 मैपिंग है। अब इसको ऑन टू दिखाते हैं। ऑन टू, तो नंबर 2 ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेंगे, f इज ऑन टू। तो इसमें तो आपको बस लैंग्वेज लिखनी है, क्या, लेट एनी बीटा, या बिल्कुल इसको इस तरह से ले लेते हैं, एनी सिंस, यहां पर इसमें लैंग्वेज में लिखिएगा सिंस, फॉर एवरी एलिमेंट a1 बीटा 1 a2 बीटा 2 प्लस डैश डैश an बीटा n belongs to v, there exists a unique element a1 alpha 1 dash dash an alpha n belongs to u such that f of a1 alpha 1 a2 alpha 2 plus dash dash an alpha n is equals to a1 beta 1 plus dash dash an beta n। तो इस तरह से इस एलिमेंट की जो f इमेज है वो क्या होगी, ये होगी। और हर एक एलिमेंट जो आपके पास v में है उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट आपको u में जरूर मिल जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो f है वो एक ऑन टू मैपिंग है। तो इस तरह से आइसोमॉर्फिज्म दिखाने की कड़ी में आप लोग दो चीजें दिखा चुके हैं कि f11 है और f ऑन टू है। अब दिखाएंगे हम लोग कि f
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या होमोमॉर्फिज्म है, उसके लिए हमें ये वाली चीज मिटानी होगी। और आई होप कि आप लोगों ने ये चीज समझ भी ली होगी और नोट भी कर लिया होगा। हम लोगों ने क्या करना, सबसे पहले दोनों के डायमेंशन इक्वल माने, दोनों के बेसिस ले लिए, आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए हमने एक मैपिंग डिफाइन करी और उस तरह से हमने उसको डिफाइन करा। और क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है तो ये जो मैपिंग है ये वेल डिफाइंड होगी। फिर हमने उसको आइसोमॉर्फिज्म दिखाने की कड़ी में सबसे पहले 1-1 दिखाया, फिर ऑन टू दिखाया। ऑन टू नॉर्मली हम लोग लैंग्वेज लिखकर ही दिखाते हैं। अब आइए देखते हैं कि एफ होमोमॉर्फिज्म कैसे होगा। नाउ बच्चों अब हम लोग दिखाएंगे कि एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। और होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपको पता ही है कि दो एलिमेंट्स हमें लेने हैं, किसके, यू के, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है ए और बी के साथ में, और फिर दिखा देना है कि दिस इज इक्वल्स टू ए एफ अल्फा और एफ प्लस एफ ए बी एफ बीटा। सो लेट अस सपोज लेट अल्फा इज इक्वल्स टू a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश an अल्फा n, और ये बीटा है दिस इज b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश bn अल्फा n। ये दोनों एलिमेंट्स आपने ले लिए, दिस इज बिलोंग्स टू uf, ठीक है। एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू f। नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए आप f a अल्फा प्लस b बीटा लेंगे, जिसको कि आप लिखेंगे क्या, दिस इज f, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, a लिखेंगे, फिर यहाँ पर पूरी अल्फा की वैल्यू लिख देंगे, प्लस b लिखेंगे, फिर यहाँ पे पूरी बीटा की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ दिया है मैंने काम। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करेंगे, अब आप a का इस पूरे में गुणा करेंगे और b का इस पूरे में गुणा करेंगे और दोनों में से अल्फा कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही अल्फा कॉमन लेंगे तो ये ऐसे आएगा, क्या, a1 b1 अल्फा 1 प्लस a2 b2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश an प्लस bn अल्फा n, ठीक है ना। हम इस तरह से क्या, इनमें से अल्फा 1 अल्फा 2 को कॉमन ले लेंगे। अब क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो f डिफाइन हमने किया है उसमें जो स्केलर रहता है वो तो वही रहता है, ठीक, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n चेंज हो जाते हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा n में। तो दिस इज इक्वल्स टू a1 प्लस b1, यहां पर आ जाएगा बीटा 1, ठीक है ना, यहां आ जाएगा बीटा 1 प्लस यहां पर आपके पास में आ जाएगा कितना, दिस इज इक्वल्स टू a2 b2, यहाँ आ जाएगा आपके पास अल्फा 2 प्लस डैश डैश ये an प्लस bn, और यहाँ आ जाएगा बीटा n। ये इस तरह से आ जाएगा, सॉरी यहाँ अल्फा 2 नहीं, यहाँ पर बीटा 2 आएगा। ध्यान दीजिएगा f हट चुका है। अब जिस तरह से आपने इसको तोड़ के ऐसा लिखा था, अब इसको वापस के कहते हैं बीटा में अलग अलग कर दीजिए, यानी कुछ ऐसा, दिस इज a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 प्लस डैश डैश an बीटा n, ऐसे कर दीजिए। फिर प्लस a नॉट a b1 बीटा 1 प्लस डैश डैश bn बीटा n, ये आपने कर दिया। आप चाहे तो यहाँ b बीटा 2 b2 भी लिख दीजिएगा, बीटा 2 भी लिख दीजिएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इन सब में से a कॉमन लो तो अंदर बचेगा a1 बीटा 1 a2 बीटा 2 प्लस डैश डैश an बीटा n, प्लस यहाँ से b कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा b1 बीटा 1 और b2 बीटा 2 प्लस डैश डैश bn बीटा n। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे क्या लिखा जा सकता है, तो आप अगर ध्यान से देखें, सो दिस इज इक्वल्स टू a, इसे लिखा जा सकता है f a अल्फा 1 डैश डैश an अल्फा n प्लस b f b अल्फा 1 डैश डैश b n अल्फा n, ये b1 आएगा यहाँ पे, ठीक। और नाउ व्हाट इज दैट, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू a f अल्फा प्लस b f बीटा। सो दिस वन f
ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू आ गया है इसके फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ है, एफ इज लीनियर मैप। सो एफ को अगर आप लीनियर मैप या होमोमॉर्फिज्म यहां पे दिखा देते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। तो यहां पर ये क्या हुआ, ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया है। कौन, एफ आइसोमॉर्फिज्म हो गया है। नाउ वी विल शो दैट ये एक पार्ट हुआ है, जब दोनों के डायमेंशन इक्वल थे तो हमने ये दिखाया कि उनके बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। अब ये दिखाएंगे कि अगर दोनों के बीच में कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों का जो डायमेंशन है वो n होगा, यानी बराबर होगा। तो अब उल्टा दिखाना है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे दोनों के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमें दिखाना है, यानी f लीनियर है, ये हमको कैसे दिखाना है। नाउ वी आर मूविंग टू द कन्वर्स पार्ट। नाउ बच्चों अब करते हैं इसका कन्वर्स वाला पार्ट। तो कन्वर्स वाला पार्ट कैसे होगा समझिएगा जरा, कन्वर्स, ठीक। सो कन्वर्स वाले पार्ट को करने के लिए सबसे पहले क्या मानिएगा, लेट यू एफ इज आइसोमॉर्फिक टू वी एफ, ये आप मान लीजिए, ठीक है ना। वी विल शो डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v। ये हम लोग दिखाएंगे कि दोनों के डायमेंशन इक्वल हैं। हम शुरुआत करेंगे यहां से बच्चों, लेट डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल्स टू n एंड s इज इक्वल्स टू अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n इज इट्स बेसिस। और जो अल्फा 1 से लेकर अल्फा n है उसका बेसिस है, तो डेफिनेटली ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और उसको जनरेट भी करेगा, ठीक है। अब हम ये दिखाएंगे कि जो v है उसका डायमेंशन भी m है, कितना n है, सॉरी, उसका डायमेंशन भी n है। सो सिंस u and v are isomorphic, क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, सो सेट f अल्फा 1 कॉमा f अल्फा 2 कॉमा डैश डैश f अल्फा n, हम इसको नाम दे देते हैं s डैश, जो कि क्या होगा, बेसिकली vf का एक सबसेट होगा, है ना। सो सेट इज अ s डैश इज इक्वल्स टू सबसेट ऑफ vf, ठीक है ना। बल्कि इसको इस तरह से ना लिखते हुए ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। वी विल शो s डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड ls डैश इज इक्वल्स टू v, ठीक। अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि vf का डायमेंशन भी n है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि उसके बेसिस में n एलिमेंट्स हैं। तो हमने एक बेसिस तो बनाया, क्योंकि जो f था, जो इनके बीच में होमोमॉर्फिज्म था वो, जो इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म था वो 1 1 और ऑन टू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस s जो कि u का बेसिस है उसकी जब हम लोग इमेज लेंगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर्स का सेट मिलेगा। हम ये दिखा देते हैं कि ये जो वेक्टर का सेट है ये vf को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, मतलब उसके लिए बेसिस है। तो दो चीजें दिखानी पड़ेगी कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वो क्या है, v को जनरेट कर रहा है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए आप क्या करोगे भाई, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लोगे, किसके साथ में, स्केलर्स के साथ में। सो पहली चीज दिखाने के लिए कि s डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट स्केलर्स a1 a2 डैश डैश an बिलोंग्स टू f सच दैट, इस तरह से हैं कि a1 f अल्फा 1 a2 f अल्फा 2 प्लस डैश डैश an
एफ अल्फा एन इज इक्वल्स टू 0। मतलब हमने इसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया और उसको इक्वल टू 0 कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट क्योंकि एफ लीनियर है, सिंस एफ इज लीनियर, क्योंकि एफ लीनियर मैप है, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये ऐसे बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एफ ए अल्फा 1 ए वन अल्फा 1 ए टू अल्फा 2 प्लस डैश डैश ए एन अल्फा एन इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो एलिमेंट है बेसिकली ये आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की F इमेज अगर आप लेंगे तो बेसिकली वो V का एलिमेंट होगा, और V का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है नॉर्मली हम उसको 0 डैश से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ V एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 डैश। और आपको याद होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने जब पहला लेक्चर पढ़ा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसमें आप लोगों ने ये देखा था कि F0 इज इक्वल्स टू होता है 0 डैश, ये आपने पढ़ा था। सिंस F0 इज इक्वल्स टू 0 डैश, F इज लीनियर प्रॉपर्टीज से, ठीक है ना, बिकॉज F इज लीनियर। सो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस वन इज इक्वल्स टू F0, तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश AN अल्फा n इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप कैसे कह देंगे कि ये जो अंदर वाला एलिमेंट है ये 0 के इक्वल होगा? वो इसलिए इक्वल होगा बिकॉज F इज 1 1। ध्यान दीजिएगा, आपने पहले लीनियर की प्रॉपर्टी यूज करी, अब F को कहा कि ये 1 1 है, इसलिए ये जो एलिमेंट है अंदर वाला ये 0 के इक्वल होगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये है कि A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू डैश डैश AN इज इक्वल्स टू 0 सिंस अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि ये बेसिस है तो ये लीनियरली क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप इन स्केलर्स को 0 कह देते हो तो इसका मतलब ये एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि S डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो रैखिकता स्वतंत्र होगा। सो अगर S डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो एक काम हो गया अपना। अब दूसरा काम यह है कि हमें यह दिखाना है कि V के प्रत्येक एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए बहुत ही आसान सा काम है। आप ये दिखाने के लिए कि वो उसको जनरेट करता है कौन, S डैश, LS डैश इज इक्वल्स टू V, ये हम लोगों को दिखाना है। तो आप क्या करो, लेट नाउ, अब हम लोगों को ये दिखाना है कि जो S डैश है वो V को जनरेट कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि इस V के प्रत्येक एलिमेंट को S डैश के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेते हैं, लेट एनी बीटा बिलोंग्स टू V, लेट एनी बीटा बिलोंग्स टू V, since U is isomorphic to V, दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, so there exists a alpha belongs to U such that F alpha is equals to beta। मतलब कि क्योंकि भाई ये आइसोमॉर्फिक है और कोई एलिमेंट बीटा V के अंदर है तो एक अल्फा जरूर U के अंदर होगा कि F अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो जाए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सिंस भाई U का तो बेसिस है और अल्फा को उस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश CN अल्फा n फॉर यूनिक C1 C2 डैश डैश बिलोंग्स टू F। मतलब कि ये किसी खास स्केलर्स के लिए
ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये अल्फा के इक्वल होगा। किसके? अल्फा के इक्वल होगा। और क्योंकि भाई बेसिस उसका अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है तो उन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसका मतलब हुआ, सो दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल्स टू एफ अल्फा इज इक्वल्स टू एफ C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश Cn अल्फा n एंड दिस इज बीटा, दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि f लीनियर है तो f इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा C1 f अल्फा 1 प्लस C2 f अल्फा 2 प्लस डैश डैश Cn f अल्फा n। यहां लिखना पड़ेगा बिकॉज f इज लीनियर। ठीक है, ये लीनियर है इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो v का कोई एलिमेंट था बीटा, उसको आपने f अल्फा 1 f अल्फा 2 f अल्फा n के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। सो दिस इंप्लाइज दैट कि L S डैश इज इक्वल्स टू V, मतलब कि S डैश जनरेट्स V, मतलब ये V को जनरेट कर रहा है। तो अगर S डैश V को जनरेट कर रहा है और क्योंकि S डैश के अंदर n एलिमेंट्स थे तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू n और डायमेंशन ऑफ U तो पहले से ही n था, तो दोनों के डायमेंशन यहां पर इक्वल हो गए। तो बच्चों यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट था आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ करा। एक और थ्योरम है बच्चों जिसमें आप लोगों को है ना इसी तरह का थ्योरम है, वो मैं आपको यहाँ पर पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस हिंट देके चला जाता हूं। उसमें आपको एक वेक्टर स्पेस VF को आइसोमॉर्फिक दिखाना है VNF के, है ना। ये जो V है ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और ये जो है ये VNF है, मतलब इसके किसी एलिमेंट को आप A1 A2 डैश डैश AN, मतलब n टपल्स n कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिख सकते हो। और ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मतलब इसके हर एक एलिमेंट को इसका एक बेसिस होगा अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n, तो यानी कि इसके हर एक एलिमेंट को इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं। तो मतलब इसका हर एक एलिमेंट इस रूप में होगा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डैश AN अल्फा n के रूप में होगा। तो इन दोनों को अगर आइसोमॉर्फिक दिखाना है तो इनके बीच में एक मैपिंग डिफाइन कर लेना, f ऑफ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश दिस इज इक्वल्स टू A1 कॉमा A2 डैश डैश AN, मतलब कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन को वो इस n टपल के ऊपर लेके जाएगी मैपिंग। इस तरह की मैपिंग डिफाइन कर लेना और दिखा देना कि ये जो मैपिंग है ये वेल डिफाइंड है, 1-1 है, ऑन टू है और लीनियर है। ये तीनों चीजें आप इस मैपिंग के लिए दिखा देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि VF जो कि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है वो आइसोमॉर्फिक होगा VNF मतलब जिसका एलिमेंट n टपल के फॉर्म में हो। सिंपल सी बात है, यानी n डायमेंशनल स्पेस है ये एक तरह से। तो इस तरह से इन दो थ्योरम्स को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आइसोमॉर्फिज्म में ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर होमोमॉर्फिज्म के ऊपर बात करेंगे। वहां पर लगभग हम लोगों को ये मान के चलिए दो थ्योरम्स करने हैं छोटे छोटे। एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो बड़ा है, लेकिन एक छोटा थ्योरम उसके पहले हमको करना पड़ेगा। एंड देन इसके बाद में हो सका अगर समय रहा तो उसी में ही हम कुछ और होमोमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल्स लेंगे और होमोमॉर्फिज्म वाले टॉपिक को फिनिश करेंगे। देन इसके बाद में फिर हमें मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है जो आगे कंटिन्यू होगा। तो काफ़ी लंबा यूनिट है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ और भी बचा हुआ है। सो इसको कंटिन्यू रखेंगे और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। सो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए लाभदायक हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप ईमेल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।